फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन टिकट टू मेंस प्रोग्राम। आज से हम पीटी 365 सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आज से हम पॉलिटी सीरीज स्टार्ट करते हैं। पीटी 365 इज़ एन इफ़ेक्टिव सोर्स ऑफ स्टडिंग ईयर लॉन्ग करंट अफेयर्स। आपको पीटी 365 पढ़ने के लिए अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। हम इस प्लेटफॉर्म पर रेगुलरली पीटी 365 को सब्जेक्ट वाइज कॉम्प्रहेंसिवली डिस्कस करेंगे और हमारी ये कोशिश रहेगी कि फरवरी एंड तक सारे सब्जेक्ट्स का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया जाए, जिससे कि आपके पास सफिशिएंट टाइम बचे फॉर रिवीजन एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। पीटी 365 में पॉलिटी की पहली क्लास है, लेकिन पॉलिटी सीरीज़ में ये थर्ड क्लास है। पिछली दो क्लासेस भी काफ़ी यूज़फुल हैं फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्ज़ाम। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम फॉलोइंग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज साइमल्टेनियस इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन, ईवीएम एंड वीवीपैट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, नॉमिनेशन इन इलेक्शंस, रीपोलिंग इन इलेक्शंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, double membership of the houses of legislature. So watch the video till the end for complete coverage of these topics. Simultaneous election. पिछले 3-4 साल से साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने की डिमांड काफ़ी तेज़ हुई है। कई तरह के तर्क दिए गए हैं कि पूरे देश में लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लोकसभा के लिए एक साथ इलेक्शन कराने के क्या बेनिफिट हो सकते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन के इम्प्लीकेशन, प्रोसीजर एंड इफ़ेक्ट्स को स्टडी करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, जिसको हेड किया था द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद। उस कमेटी के रिपोर्ट के बेसिस पे एक वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि अभी एक बिल स्टेज पे है, अभी ये पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं किया गया है, इसको एक्ट बनने के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से इसको पास होना ज़रूरी है। तो इसलिए यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आप बस इतना ध्यान रखिए कि 129th अमेंडमेंट बिल इज रिलेटेड टू वन नेशन वन इलेक्शन। नाउ लेट्स डिस्कस some facts related to simultaneous election. For implementation of simultaneous election, it will require amendment of constitution. Various articles and various schedules of the constitution will be amended. What is the meaning of simultaneous election? Simultaneous election का meaning क्या होता है? Simultaneous election का meaning होता है कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्शन एक साथ कंडक्ट कराए जाएं। ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन एक ही दिन हो, लेकिन इलेक्शन स्कीम जो है दोनों की वो एक ही साथ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इलेक्शन फरवरी मंथ से लेके मार्च मंथ में अगर किसी ईयर में कंडक्ट कराए जा रहे हैं, तो इसी ड्यूरेशन में लोकसभा इलेक्शंस होंगे और इसी ड्यूरेशन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस भी होंगे। What will be its effect? Its effect will be the term of SLA or the state legislative assemblies will be co-terminus with the Lok Sabha. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का टेन्योर जो है वो लोकसभा के साथ साथ ही खत्म होगा। वोटिंग नीड नॉट बी हैपन इन ए सिंगल डे। इन केस ऑफ प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा, न्यू इलेक्शन विल बी कंडक्टेड फॉर द रिमाइंडर पीरियड ओनली। ये प्रोविज़न हमने लोकल बॉडीज़ के साथ भी देखा है। अगर उसके टेन्योर से पहले किसी भी लोकल बॉडीज़ को डिसॉल्व कर दिया जाता है तो रिमाइंडर पीरियड के लिए ही इलेक्शन होते हैं। इसी तरीके से यदि किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को या फिर लोकसभा को 5 ईयर टेन्योर से पहले ही डिसॉल्व कर दिया जाए, सपोज 3 ईयर्स में डिसॉल्व हो जाए, तो उसके लिए जो इलेक्शंस होंगे, नई लोकसभा या नई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होंगे, उसका टेन्योर सिर्फ 2 साल का होगा।
इससे पहले साइमल्टेनियस इलेक्शन लोकसभा और विधानसभा के लिए 1951, 52, 1957, 1962, 1967 में 7 तक हुए हैं। ये ट्रेंड 1968-69 में टूटा था, जब कुछ स्टेट असेंबलीज़ को डिसॉल्व कर दिया गया था प्रीमेच्योरली। अब यूपीएससी आपको किसी क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दे दे कि इंडिया हैज़ नेवर फेस्ड साइमल्टेनियस इलेक्शंस, तो वो स्टेटमेंट फैक्चुअली रॉन्ग हो जाएगा। या फिर ये क्वेश्चन पूछते कि इन इंडिया साइमल्टेनियस इलेक्शंस वर कंडक्टेड टिल 1980, तो वो स्टेटमेंट भी फैक्चुअली इनकरेक्ट हो जाएगा। आप ये ड्यूरेशन याद रखिएगा, 1951 to 1967 elections for the state legislative assembly and elections for the Lok Sabha were conducted simultaneously। अच्छा, साइमल्टेनियस इलेक्शंस को इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है। सो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Which of the following are matters on which a constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislature of not less than 1/2 of the। निम्नलिखित में से कौन से मैटर पे अगर यदि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाए तो जो स्टेट्स हैं एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट से अप्रूवल लेना नेसेसरी होगा, तो हमें यह आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन में। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में हमें पता नहीं लगता या हम कॉन्सेप्ट्स भूल चुके होते हैं या प्रेशर में हमें याद नहीं आते, तो हमें दिमाग ठंडा रखते हुए ये देखने की कोशिश करनी है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है। अब हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए किस टाइप की मेजॉरिटीज़ चाहिए होती है। एक तो है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है कि 50% ऑफ द वोट्स of the total votes and 2/3 of the present and voting। उसके साथ कुछ प्रोविजंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें ये ज़रूरत होती है, जिसमें पार्लियामेंट को ये ज़रूरत होती है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जो प्रपोज्ड बिल है वो 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से भी पास किया हुआ होना चाहिए, जैसे कि जीएसटी एक्ट के साथ हुआ था। अब इनमें से हम देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन सा प्रोविज़न है जिसके लिए हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, बारी बारी से स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, सपोज हमें ये नहीं पता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, सपोज हमें ये भी नहीं पता है। लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, सपोज हमें इसका भी नहीं पता है। अब हम आते हैं 4th स्टेटमेंट पे, एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेचर काउंसिल इन ए स्टेट। अब ये आप जब पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता होगा कि किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिशन करने के लिए स्पेशल पावर्स किसके पास हैं? राज्यसभा के पास। तो ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली रॉन्ग है इन रिलेशन टू दिस क्वेश्चन। तो ये स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगा। तो कौन से स्टेटमेंट में 4th ऑप्शन है? कौन से ऑप्शन में 4th स्टेटमेंट है? ऑप्शन बी, सी एंड डी। तो ऑप्शन बी, सी एंड डी आंसर नहीं हो सकते। ओनली रिमेनिंग आंसर इज ए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि यूपीएससी प्रीलिम्स में किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए ज़रूरी है कि आप उसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट्स को ढूंढें। रॉन्ग स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने से आप सही आंसर तक पहुंचेंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन से थे? 1, 2 एंड 3, क्योंकि ये तो सही थे लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से रॉन्ग स्टेटमेंट्स थे। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। We have discussed State Election Commission in brief in Polity Class 2. Let's discuss it in detail in here. State Election Commission is a constitutional body. It is mandated to be established by 73rd and 74th Constitutional Amendment Act 1942. In Constitution, its provisions are given under Article 243K and 243ZA. Article 243K mandates state election commission in each state
just carefully, just read it carefully, because UPSC puzzles you with such words. So you have to put extra care in the examination. Conduct election to its duties are to conduct election to panchayat and urban local bodies. It was recommended by the Gadgil committee. Just remember this name. The state election commissioner is appointed by the governor. The tenure of the state election commissioners and the conditions of service and tenure of office are determined by the governor. Very important. In case of Election Commission of India, who determines the tenure and conditions of service? President. Tenure is determined under the Chief Election Commissioner and other election commissions appointment, conditions of service and terms of office act. But here the conditions of service and tenure of office are determined by the governor. What are the provisions for removal? State Election Commissioner can be removed in the manner and on the grounds which are proven misbehavior and incapacity. The manner and grounds प्रेस्क्राइब्ड फॉर द रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट. जो ग्राउंड्स और जो मैनर है रिमूवल का, जो स्टेट हाई कोर्ट के लिए है, जो स्टेट हाई कोर्ट जजेस के लिए है, वो ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए है. व्हाट आर इट्स फंक्शंस? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स फंक्शंस आर टू कंडक्ट डिलिमिटेशन ऑफ लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एवरी 5 ईयर. आपको डिलिमिटेशन का मीनिंग तो पता ही होगा. इसका मीनिंग है डिसाइड करना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैप और एरिया क्या रहेगा, कौन सा एरिया किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएगा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ द एरिया. टू डिसाइड डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू लोकल बॉडी इलेक्शंस. नेक्स्ट इज State Election Commission does not prepare a separate voter list for the local body elections, but it uses the voters list prepared by the Election Commission of India. आपको यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन prepares a separate voter list for local body election, but that statement would be wrong. Next topic is Delimitation Commission. Recently, Delimitation Commission was very much in news. Let's discuss about it. Delimitation Commission is a statutory body because it is established by an act of parliament. I will tell you how. Why it is an statutory body, although it is mentioned in Article 82 of the Constitution. Delimitation Commission Constitution के Article 82 में mentioned है, लेकिन फिर भी statutory body है. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि जब वो चाहे तब डिलिमिटेशन कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट कर सकती है. तो पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू फिक्स द नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर द पॉपुलेशन डेटा ऑफ द टाइम passes the Delimitation Commission Act. The Delimitation Commission has been established up to 4 times till now, which was in 1952, 1963, 1973 and 2002. आपको कहीं कहीं ये 1962 भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 1972 भी देखने को मिलेगा. एक्चुअली 1962 में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास हुआ था, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था 1963 में, ऐसे ही 1973 में. डिलिमिटेशन कमीशन इज़ ए वेरी पावरफुल बॉडी. इसके डिसीजंस जो भी होते हैं वो फाइनल होते हैं और उनको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता. जस्ट फोकस हियर. उनको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है. इट्स ऑर्डर्स आर लेड बिफोर लोकसभा and state legislative assembly concerned, but no modifications are permissible by them. Its decisions are final. Who are its members? What is its composition? Delimitation Commission
का एक चेयरमैन होता है जो या तो सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज होंगे या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो सकते हैं, और इसके 2 मेंबर्स होते हैं। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे या एनी इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये पार्ट हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। और द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। सपोज डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो उसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट के या तो सर्विंग जज होंगे या रिटायर्ड जज होंगे, और या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे इंडिया के, या फिर कोई इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ दैट कंसर्न्ड स्टेट। Next topic is EVM and VVPAT. EVM and VVPAT have been in very much news in the recent past because various political parties have accused Election Commission of faulty EVMs. So it becomes very important from the perspective of the upcoming prelims exam. Let's know about the EVM. EVMs are manufactured and supplied to Election Commission of India by Bharat Electronics Limited BEL and Electronic Corporation of India Limited ECIL. फ्रेंड्स, पहले यूपीएससी जनरली ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछती थी कि कौन सी पीएसयू ने या किस कंपनी ने कौन सी चीज़ बनाई है, लेकिन सिंस कोविड के टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो किस कंपनी के द्वारा, किस मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाई गई है। तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि ईवीएम के रिलेटेड भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो 2 ही कंपनी हैं, बीईएल और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बोथ आर पीएसयूज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ईवीएम वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1982 इन केरला ऑन ए पायलट बेसिस। फर्स्ट यूज इन फुल फ्लैज असेंबली इलेक्शन इट वाज इन 1998। Representation of People's Act 1951 Section 61A allows for use of EVM. ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेक्शन 61A का ही पर्टिकुलरली याद रखें। अगर याद ना भी रहे तो जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि वेदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट अलाउज फॉर यूज ऑफ EVM और नॉट। अमेंडमेंट टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 इंट्रोड्यूस्ड the use of voter verifiable paper audit trail machines in 2013. VVPAT was first introduced in 2013. So the complete setup of EVM looks like this. There is one ballot unit, one control unit and one VVPAT. One control unit, one ballot unit and one VVPAT. What is the nature of EVM machines? EVM machines are standalone machines, means nothing external is connected to the EVM, nothing input is connected to the EVM. That use write once read many, means it can be provided input only once and that input can be read multiple times. They are self-contained, battery powered, battery is solid state battery and do not need any network capability or any network connectivity. A single ballot unit can list a maximum of 16 candidates. एक जो बैलेट यूनिट है इसमें मैक्सिमम ऑफ 16 कैंडिडेट्स को ही नामांकित किया जा सकता है। 24 बैलेट यूनिट्स कैन बी कनेक्टेड इन ए सिंगल यूनिट, मीन्स ये बैलेट यूनिट्स हैं इस तरह की टोटल 24 बैलेट यूनिट्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया जा सकता है अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हों तो 24 बैलेट यूनिट्स को कनेक्ट करके हम टोटल कितने कैंडिडेट्स को कवर कर सकते हैं? टोटल 384 कैंडिडेट्स। A single machine can record a maximum of 2000 votes in a minute
EVMs can register a maximum of 5 votes so that fake voting can be stopped। अगर हर सेकंड पे एक वोट रजिस्टर हो सके तो एक मिनट में 60 टाइम्स प्रेस करके 60 वोट्स रजिस्टर किए जा सकते हैं। लेकिन इसको रोकने के लिए ईवीएम का जो रेस्पॉन्स टाइम है वो इस तरीके से बनाया गया है कि एक मिनट में केवल 5 वोट्स ही रजिस्टर हो सकते हैं। सो हाउ द वीवीपैट मशीन वर्क? व्हेन ए वोटर प्रेसेज ए बटन इन द ईवीएम, ए पेपर स्लिप इज प्रिंटेड थ्रू द वीवीपैट। द स्लिप कंटेन्स द पोल सिंबल, the name and serial number of the candidate. The slip looks like that. It contains a poll symbol, candidate name and serial number. It allows the voter to verify his or choice, जिसको उसने वोट डाला है, आफ्टर बीइंग विजिबल टू द वोटर फ्रॉम ए ग्लास स्क्रीन ऑफ 7 सेकेंड्स। ये जो स्लिप है इस ग्लास स्क्रीन में 7 सेकेंड्स के लिए वोटर को दिखाई देगी, जिससे कि वो इंश्योर कर सके कि जिस कैंडिडेट को उसने वोट डाला है वोट उसी को गया है कि नहीं। वीवीपैट स्लिप कंटेन्स सीरियल नंबर, नेम, सिंबल ऑफ द कैंडिडेट एंड रिमेन्स विजिबल फॉर 7 सेकेंड्स। आपने देखा होगा कि जब भी वोट करने जाते हैं तो हमारी फिंगर पे एक इंक लगाई जाती है, उसको कहते हैं इलेक्टोरल इंक। तो इलेक्टोरल इंक जो है वो कई दिनों तक, इवन कई वीक्स तक विजिबल रहती है, वो मिटती नहीं है। तो उसका ये इफ़ेक्ट जो है वो सिंपल एक केमिकल कंपाउंड है, सिल्वर नाइट्रेट। व्हेन द सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स और इज एक्सपोज टू द अल्ट्रावायलेट लाइट, इट क्रिएट्स ए वायलेट कलर विच लास्ट्स फॉर वीक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट are a set of guidelines by the Election Commission of India. These are not any law passed by the Parliament. These are just a set of guidelines by the Election Commission of India. These were first used in 1962 in Kerala. It is applied to all parties in the elections. Model Code of Conduct is operational since elections schedule is announced till the results are announced। मीन्स जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होते हैं वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स हो जाता है, तभी से इन्फोर्स हुआ माना जाता है। और जब तक कि रिजल्ट डिक्लेयर न कर दिए जाएं तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑपरेशनलाइज्ड माना जाता है। तो इससे रिगार्डिंग यूपीएससी आपको क्वेश्चन पूछ सकती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इश्यूज ए नोटिफिकेशन ऑफ enforcement of model code of conduct? Not necessarily. As soon as Election Commission of India announces elections, model code of conduct becomes operational. Since it is a code of conduct, so it prohibits some activities so that elections are conducted free, fair. What are those prohibited activities? These are inciting communal hatred, personal attacks, character assassinations or unsubstantiated allegations are strictly prohibited. Prohibition of appeals to caste or communal sentiments. What are the corrupt practices? Corrupt practices are prohibited. Any attempt to buy votes, distribute gifts or offer inducement in exchange for electoral support is considered a violation of the code. Inducement in exchange for electoral support means suppose कोई लीडर कहता है कि यदि हम आए पावर में तो हम इतनी भर्तियां निकाल देंगे, उतनी भर्तियां निकाल देंगे। आप कैंपेनिंग के टाइम पर कर सकते हो, लेकिन जब इलेक्शन चल रहे हैं उस समय आप इस तरीके का कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं कर सकते। ओके, let's see a question here. Let's solve a question. Consider the following statement about the recent amendment to the election law by the Representation of People Act 1996। ये क्वेश्चन 1999 में पूछा गया था। ऑल्दो आरपीए जो 1996 का अमेंडमेंट है ये काफ़ी पुराना है, लेकिन ये जो प्रोविजंस हैं इसके ये आज भी वैलिड हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आज भी आ सकता है।
अब सपोज़ आपको बहुत कुछ नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन क्योंकि आपने पूरा सिलेबस पूरे साल पढ़ा है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपको मेजर चीज़ें पता होंगी। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। पहले तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर देखेंगे कि उसको यूज करके हम कौन से ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट वन बाय वन पढ़ते हैं। स्टेटमेंट वन, एनी कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस ऑफ इंसल्टिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया shall entail disqualification for contesting elections to parliament and state legislature for 6 years from the date of conviction. Here कुछ चीज़ें कन्फ्यूजिंग हैं, जैसे 2 years का इम्प्रिजनमेंट होता है तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इंसल्टिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके लिए पनिशमेंट पता हो भी सकती है, नहीं भी पता हो सकती है आपको कितनी इम्प्रिजनमेंट है, कितने ईयर की, तो ये थोड़ा डाउटफुल है, तो इसको अभी हम होल्ड पर रखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज देयर इज़ एन इंक्रीज इन द सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये हमको नहीं पता है, पता हो भी सकता है जिसने एक्सटेंसिवली पढ़ाई करी होगी, और मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेशर में याद भी नहीं आता है। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, नो इलेक्शन विल नाउ बी काउंटरमैंडेड ऑन द डेथ ऑफ ए कंटेस्टिंग कैंडिडेट, ये प्रोविज़न ज़रूरी नहीं है आपको पता हो। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इस फोर्थ स्टेटमेंट को भी होल्ड पर रखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ए कैंडिडेट कैन नॉट नाउ स्टैंड फॉर इलेक्शन फ्रॉम मोर देन वन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप में से लगभग सबको ये पता होगा कि कोई भी कैंडिडेट मैक्सिमम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से साइमल्टेनियसली इलेक्शन लड़ सकता है किसी भी एक इलेक्शन में, तो ये स्टेटमेंट तो फॉर श्योर रॉन्ग है। तो इसके बेसिस से देखते हैं कैन बी फाइंड आवर आंसर। तो स्टेटमेंट 3 इज गिवन इन ऑप्शन ए, तो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, ऑप्शन ए बिकम्स रॉन्ग। स्टेटमेंट 3 इज गिवन इन ऑप्शन सी इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 3 इज गिवन इन ऑप्शन डी इज रॉन्ग, सो बचा क्या ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए आपको ये 3 स्टेटमेंट्स नहीं पता थे, लेकिन ये आपको फॉर श्योर पता था कि ये तो गलत है, तो इसके बेसिस पे आंसर फाइंड आउट करना कितना इजी है। इस अप्रोच के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्रीलिम्स इज़ नॉट वेरी टफ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉमिनेशन इन इलेक्शंस। रिसेंटली एक न्यूज़ थी कि सूरत में एक कैंडिडेट को, बीजेपी के कैंडिडेट को निर्विरोध चुना गया विदाउट एनी अपोजिशन, बिकॉज द अपोजिंग कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने अपना नॉमिनेशन पेपर्स वापस ले लिए थे। तो ये टॉपिक जो है रेलिवेंट हो जाता है फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम। लेट्स डिस्कस व्हाट आर इट्स प्रोविजंस। What are the requirements for the nomination in an election according to section 33 of Representation of Peoples Act 1951? See, इसको ध्यान रखना, 1950 और 1951 दो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हैं। तो जितना भी इलेक्टर्स और ये इलेक्शन से रिलेटेड मैटर है वो सब 1951 में डील किया जाता है, 1951 में मेंशन है। In order to file a nomination paper in an election, the candidate must be from a recognized political party and should have one proposer. Proposer का मीनिंग क्या है? जो पर्सन उसको बैक करे कि हाँ भाई ये मेरी जानकारी का है, मैं इसका विटनेस हूँ, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। और एक कैंडिडेट्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हमने एक पॉलिटी क्लास 2 में देखी है, इसको आप जाके देख सकते हैं कि व्हाट आर द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल एंड स्टेट पार्टीज। कैंडिडेट्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज शुड बी सब्सक्राइब्ड बाय 10 proposers. Here it is 1 proposer from the recognized party and here it is 10 proposers. It requires 10 proposers from unrecognized parties. All parties are registered, must be registered, but all parties are not recognized parties. There is a difference. See Polity Class 2.
The proposers should be electors from that respective constituency, means they should have their name in the electoral list in that constituency. Every information of candidate need not be disclosed. See, requirements are till here. अभी तक क्या था कि हर एक कैंडिडेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली डिस्क्लोज होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट रूलिंग के अकॉर्डिंग द इलेक्शन कैंडिडेट्स हैव राइट टू प्राइवेसी, सो every information of candidates need not be disclosed. Only that information which is relevant to concern of voters and candidature of the public life should be disclosed in public domain. The returning officer can reject nominations on grounds of any defect of substantial character, which means the candidate has lied in his affidavit, or the candidate is having some non-bailable offenses which are of some grave nature. Okay, next topic is repolling. What are the circumstances under which repolling is needed in an election? This topic is very important and often many people do not pay attention to it. So repolling happens in an election on account of natural calamity or violence. If there is a large scale violence in the constituency, because of that most of the voters, most of the electors are not able to vote due to damage or destruction of voting machines, or countermanding of election on account of booth capturing. If there is a booth capturing, then the election can be reconducted. On account of death of candidate of recognized political party. This is very important. All these are very important from the perspective of upcoming prelims exam. Next topic is Representation of People's Act 1950. Let's discuss it here. What does the Representation of People Act 1950 tells about? It tells about the voter qualifications. It tells about the delimitation of the constituencies. It tells about the preparation of electoral rolls. It tells about the allocation of seats. आपको बस इसका एक ओवरव्यू जानने की ज़रूरत है, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा बारीकी से इसको नहीं पूछा जाएगा. अगर पूछा जाएगा तो रिलेटेड मैटर्स ही पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविज़न इज़ नॉट मेंशन्ड इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950. So it tells about the qualification of voters, delimitation of constituencies, allocation of seats in the House of People, in the legislative assemblies and legislative councils of states. It lays procedure for the preparation of electoral rolls and the manner of filling seats. It lays down the qualification of voters. Next is Representation of People's Act 1951. It is more comprehensive and has more provisions than 1950, than the Representation of People Act 1950. What does it provide for? It provides for conduct of elections of houses of parliament and to the houses of legislature of each state, or house or houses. Why I have written it like that? Because some state legislatures have only one house of legislature, but some has two houses of legislature, which is legislative assembly and legislative council. All states are not bicameral, but some states are bicameral. It tells about the qualifications and disqualifications of membership of those houses, which means it tells about the qualification to become the member of that house, the house of the parliament or the house of the state legislature. It tells about the corrupt practices in connection with elections. Here is a diagram. As you read, you may forget, but if you see, you may not forget, or you may remember it for long. These are the broad features.
which are up in the upcoming slide. It tells about the polls, election disputes, election offences, registration of political parties, administrative machinery, actual conduct of elections and by-elections. What are the qualifications for membership of the Lok Sabha? Under the Representation of People's Act 1951, the qualification for the membership of Lok Sabha are to contest from seat reserved for scheduled caste and scheduled tribe. The person must belong to scheduled caste and scheduled tribe. The person must be an elector from any parliamentary constituency. Means he must have his name in the electoral roll of any constituency. पहले प्रोविज़न ये था कि द पर्सन मस्ट बी इलेक्टर फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी, बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड किया गया. अब ये प्रोविज़न है कि आप किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्टर हों तो आप किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट बन सकते हैं. व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशंस, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स? If the candidate is found guilty of election offences or corrupt practices, what are those? These have been discussed in the previous slides. If the candidate is imprisoned for 2 or more years, if the candidate is convicted for promoting enmity between different groups, if the candidate is failed to lodge an account of his election expenses within time, if the candidate has an interest in government contracts, works or services. इसका मतलब क्या है? अगर किसी कैंडिडेट का किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इफ़ 1/4 या उससे ज़्यादा शेयर है तो उसको माना जाएगा कि द कैंडिडेट इज़ हैविंग इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और वर्क्स ऑफ सर्विसेज. If the candidate is dismissed from government service for corruption or disloyalty to the state, if the candidate is punished for practicing and preaching social crimes like sati, untouchability, तो ये ग्राउंड्स हैं कैंडिडेट्स की डिस्क्वालिफिकेशंस के लिए, जो कि मेंशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. This is most important. It is very important for this year prelims. Please remember it. What are the election offences covered under RPA? Any bribe to voters, any hindrance to free exercise of election, any appeal on ground of his religion, race, caste, community or language, spreading enmity or hatred, practicing or the commission of sati or its glorification. आजकल ये तो बहुत वायलेशन किया जाता है, खैर कुछ नहीं कर सकते. The publication of any false statement of fact in relation to the personal character or conduct of any candidate, booth capturing, obtaining any assistance from any person in the service of the government for election gain. See, the famous Indira Gandhi case. Indira Gandhi got disqualified just because of this provision. You should read that book, The Case That Shook India. This whole matter is explained in this book very comprehensively. If you get time, you should read this book. It is a very good book. Election expenses by the candidate or by his or her agent. Means he must file the election expenses by the candidate within time with Election Commission of India. Next is, what is the minimum age for contesting election to Lok Sabha? It is 25 years. In order to contest election for Lok Sabha or to aspire for becoming an MP in Lok Sabha,
the person must be of 25 years age. In a Vidhan Sabha, he must be of 25 years age. In a Rajya Sabha, he must be of 35 years age. In a Vidhan Parishad or Legislative Council, he must be of 30 years age. See, in the lower house, the age is 25 years. In the upper house, the age is 30 years. Okay, very easy to remember. Article 84 of the Constitution discuss about the qualification of membership of Parliament. That is, he or she must be a citizen of India. He must subscribe to oath or affirmation before the Election Commission of India. And the second one is regarding age, which we have discussed here, and any other qualification prescribed in any law made by the Parliament. What are the disqualifications? Office of profit. He should not be an unsound mind. He or she should not be an undischarged insolvent. Not a citizen of India. If he is not a citizen of India, or he has obtained citizenship by fraud, or he or she is disqualified under any law made by the Parliament for such purpose. If he or she is disqualified under 10th schedule of or the on grounds of defection. If you want to know the meaning of these terms, unsound mind and undischarged insolvent, please let me know in the comment. I will explain it in the next video. What is the qualification for state legislature? Citizen of India, oath. For assembly it is 25 years, age for legislative council it is 30 years, or any other qualification made under by the Parliament law. What are the disqualifications? Same as before. Just remember this article. Here it is 191 and here it is 102. Let me tell you an interesting fact, that the difference between the articles related to Parliament or Union government and the state legislature and the state government is 89. See, here the article is 191 and here the article is 102. So if you add 89 in 102, you will get 191. Next topic is double membership. See, there is a provision here. I have mentioned it in an easy way. What happens if someone is elected to both Lok Sabha and Rajya Sabha? Suppose his name is let's call it Abhishek, and his name is, let's call it Rita. Let's call her Rita. Suppose Abhishek is chatting to Rita. He has some confusion regarding preparation of his prelims exam. He is asking Rita, hey Rita, what happens if someone is elected to both Lok Sabha and Rajya Sabha? Rita will reply. Rita is a very sharp and bright aspirant. They must inform within 10 days which house they wish to serve in. Otherwise, the Rajya Sabha seat becomes vacant. So, in this case, Rajya Sabha seat will become vacant. Again, Abhishek asks, what occurs if a sitting member is elected to another house? Rita replies, their seat in the first house becomes vacant. Suppose you are a Lok Sabha MP, you becomes elected for Rajya Sabha. Then your seat in the Lok Sabha will become vacant and vice versa. Again Abhishek asks, what if a person is elected to 2 seats in the same house? Then Rita replies, they must choose one seat, otherwise both become vacant. This time Sri Rahul Gandhi was elected from Wayanad and from Amethi. So, in order to retain his seat or his membership to the house,
he forfeited his seat from the Wayanad. Again, Abhishek asks one last question. What happens if someone is elected as both MP and MLA? Rita replies, their seat in parliament becomes vacant if they do not resign from the state legislature within 14 days. Just remember this timeline: 10 days, 14 days. On the basis of this information, just practice this question. It is very easy to find out the answer. Let me know in the comment section who of you have find out the answer. Thank you aspirants. This is it for today. Please like, subscribe, share and press the bell icon so that you get notification every time I upload a video. Till then, stay healthy, stay motivated, keep revising, keep practicing previous year questions and make most of these videos and most of your attempts in the UPSC. May you get selected this year, and subscribe the Telegram channel provided in the link in the description for the PDF of this lecture. Thank you friends. Thank you.